अगला जो टॉपिक है वो प्रतिबल विकृति ग्राफ के बाद या स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बाद हम यंग गुणांक या फिर यंग गुणांक या फिर यंग्स मॉडुलस पढ़ेंगे। ठीक है, तो यंग मॉडुलस क्या है? यंग मॉडुलस का डेफिनेशन ये है कि तनक यानी तनक या संपीड़न प्रतिबल, तनक या संपीड़न प्रतिबल तथा क्या कहेंगे उसको, हाँ, तथा अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात, तनक और संपीड़न, तनन या फिर आप संपीड़न भी कह सकते हैं, या संपीड़न प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य, ठीक है, अनुदैर्ध्य विकृति, इन दोनों के ही अनुपात को यंग मॉडुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यंग मॉडुलस बोलते हैं। यंग मॉडुलस y इज इक्वल टू, आप तनक या संपीड़न प्रतिबल को शो कर लीजिए सिग्मा से। किससे? सिग्मा से। और विकृति, ये क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य विकृति को आप शो कर लीजिए एप्सिलॉन से। तो सिग्मा बाई कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन हो जाएगा। ठीक है, अंग्रेजी में कहें तो इसको बोलेंगे द रेशियो बिटवीन, या द रेशियो ऑफ टेंसिल और कंप्रेसिव स्ट्रेस, द रेशियो ऑफ टेंसिल और कंप्रेसिव स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज कॉल्ड या इज डिफाइंड एज यंग्स मॉडुलस। ठीक है, तो इसको बोल लेंगे y इज इक्वल टू कंप्रेसिव और टेंसिल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, इसको भी ऐसे ही शो कर लेंगे, क्योंकि कंप्रेसिव या टेंसिल स्ट्रेस को हम शो करते हैं सिग्मा से, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को किससे शो करते हैं? एप्सिलॉन से। तो y इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन। ठीक है, अब ये है कि इसको y ही कहें या कुछ और कहें, y ही, इसमें तो y ही दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया आपका यंग मॉडुलस। ये क्या हो गया? यंग मॉडुलस। अगर हम गौर से देखें इसमें तो हम ये कहेंगे, इस चूँकि हम ये जानते हैं कि स्ट्रेस या सिग्मा टेंसिल या कंप्रेसिव स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है फोर्स बाई एरिया, होता है, एंड स्ट्रेन इज इक्वल टू होता है डेल्टा एल बाई एल, लॉन्गिट्यूडनल लंबाई में लॉन्गिट्यूडनल जो स्ट्रेन है, ठीक है, वो इतना होता है। ये हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, अब इन दोनों ही वैल्यूज़ को अगर यहाँ पुट कर दें तो क्या होगा? y इज इक्वल टू सिग्मा का वैल्यू जो है वो f बाई कितना है? a है, बाई एप्सिलॉन यानी कि स्ट्रेन का वैल्यू कितना है? डेल्टा एल बाई कितना है? l है। ठीक है, अब आप ये जो है अगर इसको पलटते हैं तो ये हो जाएगा f इंटू एल बाई डेल्टा एल इंटू ए। ये इसका इससे गुणा हो जाएगा, इसका इससे गुणा हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा। अब अगर इनके यूनिट की बात करें तो ऐसा हम कह सकते हैं y इज इक्वल टू एल एफ एल बाई डेल्टा एल इंटू ए, डेल्टा एल इंटू ए। अब यदि अगर हम बात करें इसकी यूनिट की, किसकी? यूनिट की, तो यूनिट में हम क्या कह सकते हैं? यूनिट में हम इन दोनों के ही यूनिट को लेकर के और इन दोनों के यूनिट को लेकर के हम सॉल्व करेंगे। तो इसका यूनिट वही होता है जो इसके पीछे हमने पढ़ा हुआ है, प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक पढ़ा है ना? प्रत्यास्थता गुणांक पढ़ा हमने, यानी कि इसको बोला जाता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलिसिटी। ठीक है, मॉडुलस इलास्टिसिटी। प्रत्यास्थता गुणांक का भी जो यूनिट होता है वो भी वही होता है जो किसका गुणांक होता है? यंग मॉडुलस का। यानी कि ये दोनों ही राशियाँ सेम ही हैं, दोनों राशियाँ क्या है? सेम है, क्योंकि प्रत्यास्थता गुणांक बराबर भी होता है स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, और यंग मॉडुलस बाई इज इक्वल टू भी होता है
स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, तो दोनों का यूनिट सेम होगा। उसका यूनिट याद कीजिए क्या था, उसका यूनिट था पास्कल कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब उसका गुणांक था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका भी गुणांक वही होगा, यानी दोनों सेम क्वांटिटी हैं, दोनों क्या हैं, सेम क्वांटिटी। फिर जब सेम क्वांटिटी हैं, फॉर्मूला दोनों का सेम है, यूनिट दोनों का सेम है, डायमेंशनल फार्मूला की बात करें तो वो भी सेम होगा, जब यूनिट सेम होगा तो डायमेंशनल फार्मूला भी सेम ही होगा, तो फिर ये दो क्वांटिटी क्यों, एक ही क्वांटिटी क्यों नहीं, ठीक है, यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, और वो क्या कहते हैं यंग्स मॉडुलस, ये दोनों अलग अलग क्यों, दोनों का फॉर्मूला भी सेम ही है ना। तो इसको समझने के लिए हम फिर से ग्राफ पे आएंगे, है ना, ग्राफ समझेंगे। तो ग्राफ में आप ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक जो एरिया है उसको बोला जाता है इलास्टिक रीजन। क्या बोला जाता है, इलास्टिक रीजन। इलास्टिक रीजन इसलिए बोला जाता है कि जैसे ही आप फोर्स रिमूव करेंगे तो वो जो सब्सटेंस होगा वो अपने ओरिजिनल डायमेंशन में रिटर्न आ जाएगा, ठीक है। और बी तक का भी जो एरिया है वो भी इलास्टिक रीजन नहीं आता है, लेकिन ओ टू ए एरिया जो है वो हुक्स के लॉ को फॉलो करता है, ठीक है, और ए टू बी का एरिया ये हुक्स के लॉ को फॉलो नहीं करता है। लेकिन ये सब रीजन, मतलब ओ टू बी रीजन, रीजन ओ टू बी, ओ बी जो रीजन है वो भी इलास्टिक में आ जाता है, इलास्टिक रीजन में आ जाता है, और ओ ए जो रीजन है वो भी क्या आ जाता है, इलास्टिक में आ जाता है। ये दोनों ही रीजन मतलब इलास्टिक रीजन कहलाते हैं, इलास्टिक रीजन, ठीक है, दोनों ही रीजन इलास्टिक रीजन में आते हैं। हुक्स ने क्या किया, इस रीजन के बीच का स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो ले लिया, क्या लिया, ओ ए के बीच के एरिया, मतलब ओ ए के बीच का जो ये स्ट्रेन और स्ट्रेस का रेशियो है, स्ट्रेस और स्ट्रेन, इसके रेशियो को उन्होंने के कहा, ठीक है। और आगे जो यंग मॉडुलस है उन्होंने क्या किया, कहा कि भाई डिफॉर्म तो मतलब रिटर्न तो यहाँ तक भी हो रहा है, भले ही वो आपके रूल को, मतलब भले ही वो हुक्स के लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ तक पदार्थ क्या है, इलास्टिक है, यहाँ तक पदार्थ क्या है, इलास्टिक है, तो इसको भी ले लेते हैं। यानी ये पूरे एरिया का जो स्ट्रेन है और पूरे एरिया का स्ट्रेस, ठीक है, जहाँ हुक्स को लॉ को फॉलो कर रहा है, जहाँ नहीं कर रहा है, वो टोटल ले लेंगे। तो टोटल स्ट्रेस माने टोटल एरिया का ओ टू बी एरिया का जो स्ट्रेस और स्ट्रेन है, इसके रेशियो को बोलते हैं यंग मॉडुलस, ठीक है। दोनों है एक ही, लेकिन ये वो स्ट्रेस है जिस एरिया तक क्या फॉलो होता है, जिस रीजन तक फॉलो होता है हुक्स का लॉ, ये उसका जो है वैल्यू है, ठीक है, माने उसका जो है स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो है। और ये स्ट्रेन और स्ट्रेस का जो रेशियो है, जहाँ नहीं भी पालन होता है, नहीं भी फॉलो करता है हुक्स लॉ, लेकिन फिर भी वो इलास्टिक एरिया है, तो उसके भी स्ट्रेस को भी ले लेंगे अगर इसके साथ, तो हम ये बोलेंगे उनका जो रेशियो होगा स्ट्रेस और स्ट्रेन का, तो उनको बोलेंगे यंग मॉडुलस। क्या बोलेंगे, यंग मॉडुलस। समझ में आ रहा है ना, यानी इस स्ट्रेन में दोनों ही इंक्लूड हैं, वो भी स्ट्रेस और स्ट्रेन इंक्लूड हैं जो हुक्स के लॉ को फॉलो करते हैं जहाँ तक के, और उस रीजन के भी हैं जहाँ नहीं फॉलो करते हैं, यानी इस एरिया का भी और इस एरिया का भी। बात समझ में आ रहा है ना। तो यंग मॉडुलस और व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन यंग्स मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इन दोनों के बीच यही है, सूक्ष्म अंतर है। कई बार बच्चे भ्रम में पड़ जाते हैं कि भाई जब दोनों का रेशियो सेम ही है, सेम ही क्वांटिटी पे डिपेंड है, सेम ही यूनिट है, सेम डायमेंशनल फॉर्मूला है, फिर ये दोनों अलग अलग स्टडी क्यों करते हैं, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, इन दोनों में क्या अंतर है। तो यही अंतर है जो हमने ग्राफ के माध्यम से समझा, तो इसलिए भी ग्राफ जरूरी है, आ रहा समझ में। तो ये आज का हुआ कि ये आज का हो गया, यंग्स मॉडुलस आपने सीखा और ग्राफ भी सीखा, ठीक है, कर्व भी सीखा। अब कल जो है पढ़ेंगे अपरूपण, मतलब अगले वीडियो में अपरूपण गुणांक, दृढ़ता गुणांक, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। अपरूपण और दृढ़ता गुणांक एक ही होता है।